बिल्कुल पड़ोस में रहते हुए भी हमको कई बार बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती। और आजकल तो मतलब दुःख की बात है कि बहुत जगहों पे हमको अपने बिल्कुल निकटतम पड़ोसी के बारे में भी नहीं मालूम होता कि वो कौन है। बहुत सी बीमारियाँ या बहुत सी तकलीफ़ें, मैं बीमारी भी नहीं कहूँगा, बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ़ का एक हिस्सा हैं। तो जैसे सर बता रहे थे कि बैक पेन या गर्दन का दर्द या कमर का दर्द, इसको बीमारी कहना भी शायद सच नहीं है, क्योंकि ये इतनी कॉमन चीज़ है कि अगर मैं डेटा की बात करूं तो खांसी जुकाम के बाद डॉक्टर के पास जाने का जो सबसे कॉमन सिम्टम थ्रू आउट लाइफ होगा वो बैक पेन या फिर गर्दन का दर्द होता है। 20 न्यूरोसर्जन इस शहर में हैं। इतने ही ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होंगे जो स्पाइन सर्जरी करते हैं, 15 या 20। और हर अस्पताल में इंक्लूडिंग माई हॉस्पिटल डेली की कम से कम 2 या 3 स्पाइन सर्जरी हो रही है। ये मैं सिर्फ अपने शहर की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक ही शहर में एक महीने में हम मानते हैं 150 से 200 स्पाइन सर्जरी हो रही है और पिछले 10 साल में इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो उससे एक बात तो अपने आप से सिद्ध हो जाती है बिना बोले कि मरीज ठीक हो रहे हैं और ये इलाज उचित है तभी हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। 1% लोग, किसी भी चीज में एक्सीडेंट होता है, सड़क पर चलने में भी एक्सीडेंट होता है, किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है, किसी को छोटी चोट लगती है, किसी को ज्यादा चोट लगती है, मगर मेजॉरिटी गाड़ी आज भी यहाँ से दिल्ली सेफली पहुंच जाती है और मेजॉरिटी स्पाइन सर्जरीज आज भी सेफ हैं। और पैरालिसिस की जहां तक मैं बात करता हूं, वो एक ऐसा ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, वो किसी भी डॉक्टर की पूरी जिंदगी में शायद 1 या 2 केस से ज्यादा नहीं होगा। वो प्लेन क्रैश जितना रेयर एक्सीडेंट है कि कभी हो जाए, सुनने में आया कि हो गया, वो इतना कॉमन नहीं जितना कॉमन हमारा डर है कि हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी स्पाइन सर्जरी की जाती है उसमें इतनी सेफ्टी, कोई भी सर्जरी, स्पाइन छोड़ दीजिए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, पथरी का ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन है, उसका एक लर्निंग कर्व रहता है। एक सर्जन के हाथ में जब इंडिपेंडेंट उसको हाथ में एक स्कैल्पल दिया जाता है काटने के लिए, आप जान नहीं सकते कि उससे पहले उसका ट्रेनिंग कर्व या उसका लर्निंग कर्व कितना स्ट्रांग रहा होगा। एक न्यूरोसर्जन की डिग्री हासिल करने के लिए, सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के लिए, जिसके बाद सोसाइटी का कोई भी आदमी उससे इलाज अभी नहीं कराएगा कि ये तो सबसे जूनियर आदमी है जी, अभी तो पढ़ के निकले हैं, उस डिग्री को हासिल करने के लिए हमें 12वीं के बाद 12 साल लगते हैं। दूसरा, सर्जरी सिर्फ एक सर्जन नहीं करता है, उसके साथ उसके असिस्टेंट सर्जन होते हैं, उसके साथ उसकी ट्रेंड नर्सेज होती हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं। इतना कंप्यूटर, इतना रोबोटिक्स, इतने गैजेट्स, इतनी मशीनें उस ऑपरेशन थिएटर में यूज की जाती हैं। अगर आज का ऑपरेशन थिएटर आप अंदर आकर के देख लें तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये है क्या क्या चीजें। तो इतना सेफ ऑपरेशन है, इतनी सेफ तरीके से किया जाता है। जैसे आप एयर ट्रैवल में जाते हैं, हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, आप लोग अपनी टिकट लेते हैं अपना, बल्कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं, हंसते खेलते उसके अंदर चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस हवाई जहाज की उम्र कितनी है, उसमें चलाने वाले पायलट की उम्र कितनी है, उसका पहला फ्लाइट तो नहीं है इंडिपेंडेंट, वो ट्रेनी पायलट तो नहीं था, उसने कितनी फ्लाइट्स आज तक उड़ाई है, कभी नहीं जो पूछेंगे, पूछते भी नहीं, हम सीधे उसमें ट्रैवल करते हैं, ये जानते हुए कि उस एक्सीडेंट में हमारे पास बचने का 1% चांस नहीं है, जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो है। अगर एयर ट्रैवल में क्रैश होता है तो हमारे पास 1% भी चांस नहीं है बचने का। पर हम उस पायलट से या उस एयरलाइन से कभी भी टिकट लेते समय ये सेंटेंस नहीं बोलते कि भाई साहब गारंटी क्या है पहुंचने की ठीक ठाक। ये गारंटी शब्द हमको इलाज के समय भी पूछने चाहिए, अपने सवाल पूछने चाहिए, अपने सारे भ्रम पूछने चाहिए, अपने डर निकालने चाहिए। और मैं ये नहीं कहता एक ही डॉक्टर से निकालने चाहिए, 10 अलग अलग डॉक्टर से निकालना चाहिए। पर गारंटी एक ऐसा शब्द है जो कोई इंसान किसी दूसरे छोड़ी अपने लिए भी नहीं दे सकता। और एयर ट्रेवल में जितने चेक्स, जितने बैलेंसेज हैं, उससे ज्यादा चेक्स और बैलेंसेज किसी भी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, इस बात को आप मान लीजिए। तो जितना यकीन हमको उस एयर सिस्टम के ऊपर है कि ये सब अच्छा ही होगा, अगर कुछ हुआ तो हमारी किस्मत या खराब है या वो एक्सीडेंट है, उसी कॉन्फिडेंस से ही आप किसी अस्पताल में अपना इलाज कराइए, अपने आप को अपने हेल्थ केयर सिस्टम में सरेंडर कर दीजिए और आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। बहुत कम चांसेस है कि कुछ खराब आपके इलाज की वजह से होगा। तो ये सबसे बड़ा भ्रम था जिस पे सबसे ज्यादा मैंने वक्त दिया है कि ऑपरेशन का मतलब पैरालिसिस नहीं होता है। और एक और कुछ बातें जो आम सोसाइटी में कंफ्यूजन रहती हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि जी कमर का इलाज या स्पाइन का इलाज न्यूरोसर्जन से कराना चाहिए या ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराना चाहिए। ये बहुत कॉमन सवाल है।
लोग पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हम तो इसी बात पे कंफ्यूज हैं कि मैं दिखाना किसको है, अभी तक तो यही समझ नहीं आया। उनके पास जाते हैं बोलते हैं मैं देखूंगा, आपके पास आते हैं बोलते हैं आप देखेंगे। तो स्पाइन अपने आप में एक अलग अंग है जो गर्दन यहां से शुरू होता है सिर के जोड़ से और टेल बोन तक चलता है। वो एक केबल है जो हमारा ब्रेन जितनी भी एक्टिविटीज करता है उन सबकी एक सेंट्रल केबल स्पाइनल कॉर्ड से आती है। कुछ तारें उसके अंदर से निकल के बाहर जाती हैं, कुछ तारें बाहर से निकल के अंदर आती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रेन से हमारे हाथ की तरफ जाती है कि मुझे हाथ हिलाना है, मुझे बोलना है, मेरे को पैर हिलाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ और पैर से मेरे ब्रेन तक जानी है कि मैंने किसी चीज को टच किया, कहीं से पेन हुआ, दर्द हुआ, जलन, गरम, ठंडा, ये सब फीलिंग्स है। ये फीलिंग की सेंसेशन बाहर से ब्रेन तक जानी है। तो ये केबल को प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉलम, जिसमें डिस्क है, बोन है, मसल्स हैं। तो इसका इलाज न्यूरोसर्जन तो करेगा क्योंकि स्पाइन और नर्व्स से रिलेटेड है, वो हमारा अंग है वो। मतलब मैं न्यूरोसर्जन बन नहीं सकता स्पाइन का इलाज किए बिना। और क्योंकि उसमें हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को हम हड्डी ही बोलते हैं और बहुत सारी हड्डी हैं, 32 के करीब हड्डी हैं, 23 के करीब डिस्क हैं। तो उसका इलाज ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बहुत लोग करते हैं जिनको स्पाइन में काम करने में इंटरेस्ट है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता दूं कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी स्वेच्छा से स्पाइन में इंटरेस्ट लेकर के स्पाइन का काम सीखते हैं, उसमें स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, वो बहुत अच्छे स्पाइन सर्जन है। कुछ मेरे से भी अच्छे हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होकर के स्पाइन सर्जन है। न्यूरोसर्जन की अगर बात करूं तो वो बाय डिफॉल्ट स्पाइन सर्जन है, वो स्पाइन सर्जन के बगैर न्यूरोसर्जन नहीं बन सकता। ऑर्थोपेडिक सर्जन को स्पाइन सर्जन बनने के लिए इंटरेस्ट होना पड़ेगा और स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लेकिन न्यूरोसर्जन को उसकी डिग्री नहीं मिलेगी जब तक वो स्पाइन सर्जरी नहीं सीख लेता। और एक भ्रम है कि जब हम किसी को बोलते हैं कि आप थोड़े दिन दवाई लीजिए, रेस्ट करिए और एक्सरसाइज करिए, उस प्रिस्क्रिप्शन में मेरी प्रिस्क्रिप्शन कैसे आती है, ये गोली है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है, ये गोली है सुबह खाली पेट लेना है, ये 2 दवाई हैं, ये आपको खाने के 2 घंटे बाद लेना है, 5 दिन लेना है, 15 दिन लेना है, आपको अपना वजन कम करना है और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसके अंदर सबसे कम इंपॉर्टेंट चीजें पहली 3 थी दवाइयां, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पेशेंट सिर्फ उसी को ही देता है। सबसे ज्यादा क्या, सारी इंपॉर्टेंस उसी को देता है। जो लास्ट की 2 सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी कि अपना वजन कम करिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, उसको शायद पढ़ते भी नहीं है, पढ़कर कैसे नजरअंदाज करते हैं कि चलो ये तो लिखना ही है, डॉक्टर के पास गए तो ये तो लिखा ही होगा, सिगरेट के पैकेट पे लिखा ही है कि पीना हानिकारक है, तो उसको पढ़ कर छोड़ दीजिए। तो ये है, उस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही थी। वेट, ओवरवेट होना हंसी में हम टाल देते हैं, ये तो जो पता है जी मैं वजन है, वजन सारे मोटे लोगों को बैक पेन भी नहीं होता और सभी पतले लोगों को बैक पेन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। तो आप तो वजन को ऐसे काम का बोल रहे हो, तुम्हारा तो सबका ही, हमारे तो घर में बढ़ जाता है वजन, सबका ही है। तो ये हंसी में टालने की चीज नहीं है। मेरा बच्चा भी अगर स्कूल से जब घर आते थे, अब तो खैर बहुत बड़े हो गए, स्कूल में नहीं रहे, तो जब वो घर आते हैं तो मैं देखता हूँ उनको, आप सब देखते हैं, अपने पोतों को देखते होंगे, पोतियों को देखते होंगे, वो बस स्टॉप से लेकर के घर तक जब आता है, चाहे 100 मीटर चल के आए, उसका सबसे पहला काम होता है घर में घुसने के बाद कि अपना बस्ता पीछे से उतार के रख देता है। सबसे पहला काम कि ये 3 किलो का वजन या जो 4 किलो का वजन उसके कंधे पर है, इसको सबसे पहले उसने हटा के रख दिया। उसने उसको सिर्फ 100 मीटर उठाया था। अब अगर हम अपने कंधे पर या अपने शरीर पर 25 किलो, 50 किलो, कभी कभी इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा वेट 24 घंटा लेकर के चलते हैं, तो वो ऐसा है जो हम उतार के रख नहीं सकते। वो रहेगा हमारे साथ, सोते भी रहेगा, जागते भी रहेगा, वो हमें फील नहीं करेगा, वो हमें पता नहीं चलेगा, पर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका अंदाज तभी होगा जब वो इरिवर्सिबल डैमेज कर चुका होगा। उसके बाद ना तो वजन कम करने के लायक हम रहेंगे और ना वजन कम करने से वो रिवर्स होगा। तो इसलिए वेट को बहुत सीरियसली लेना है। हर बॉडी, हर गाड़ी की चेसिस, हर इंसान का स्ट्रक्चर, हर पेड़ की तना एक खास किस्म के वजन को, लोड को लेने के लिए ही बना है। उससे ज्यादा लोड उसको नुकसान देगा, वो नहीं लेना। तीसरा और चौथा, जो सर ने शुरू में इंट्रोडक्शन के समय बताया था कि जो बीमारी पहले 50 साल के या 60 साल के बाद देखी जाती थी, आज वो बीमारी वर्किंग एज ग्रुप छोड़िए स्कूल के बच्चों में देखने को मिलती है। उसके क्या कारण है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि मेरे बचपन में मुझे मार के घर के अंदर लाया जाता था कि अब खेलना बंद करिए और पढ़ाई करिए। आजकल मार के बच्चों को घर से बाहर निकाला जाता है कि थोड़ी देर के लिए खेलने जाइए, घर से निकलिए। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी, हमारे बच्चों के अंदर व्यायाम, खेल कूद, जो कि आपके मसल्स को, आपके स्पाइन को एक्टिव रखेगा, वो एक
इतना कम हो गया है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो होता नहीं। दूसरा, अब हमारी सर्विस इंडस्ट्री आ गई है। मथुरा रोड पे जितनी फैक्ट्री थी वो सब बंद होकर के उसमें मॉल्स या सर्विस इंडस्ट्री और कॉल सेंटर खुलते चले जा रहे हैं। अब जो मैं काम करता हूँ 24 घंटा इस कंप्यूटर पे काम करता हूँ। 24 में से एटलीस्ट 16-18 घंटे काम करने वाले तो बहुत लोग हैं। जब हम लगातार कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं तो हमारी बैक और हमारा नेक सबसे ज्यादा उसका नुकसान उठाता है। अब इसके लिए मैं क्या आपको एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि नौकरी नहीं छोड़ सकते, करना पड़ेगा। आज की तारीख में यही काम है तो यही करना पड़ेगा। आपको 12 घंटा करना है तो 12 घंटा ही करना पड़ेगा। पर उसमें बहुत एक छोटा सा स्टेप जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हर आधे घंटे में या 1 घंटे में काम करते समय उसी चेयर पे बैठे बैठे बिना अपना काम छोड़े सिर्फ 15 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आप 2 चीज करिए। एक तो अपनी नजर को अपनी स्क्रीन से उठा करके दूर देखिए। 20 सेकंड बहुत है, ज्यादा नहीं, इतना आधा मिनट भी नहीं कह रहा हूं। और उसी 20 सेकंड में अपने हाथ से और अपने पैर से कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी नहीं, थोड़ी सी मूवमेंट कर लीजिए। मूवमेंट कैसे कर लीजिए? गर्दन को थोड़ा सा ऐसे झुकाकर ऐसे कर लिया, थोड़ा सा कंधे झटका लिए, थोड़ा सा पैरों को उठा करके ऐसे कर लिया, थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट कर लिया। इनफ, मोर देन इनफ। मैं मोर देन इनफ बोल रहा हूँ, इसमें इनफ नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन इनफ। सब हैरान हो भी इतनी से करने से क्या हो जाएगा? इतने से करने से बहुत चीजें होंगी। क्या होता है जब हम लगातार बैठ करके सिस्टम पे काम कर रहे हैं या किसी भी एक पोजीशन में काम कर रहे हैं तो हमारे एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हर चीज के 2 अपोजिट मसल होते हैं। एक मसल मेरे हाथ को ऐसे लाता है, दूसरा मेरे हाथ को सीधा करता है। एक मेरी गर्दन को इधर करता है और दूसरा उसको अपोजिट करता है। एक मुझे आगे झुकाता है, एक मुझे पीछे ले जाता है। तो हर मसल का एक एंटी मसल है जो उसको अपोजिट काम करता है। तो हम किसी भी पोस्चर में जब रहते हैं तो एक ग्रुप ऑफ मसल लगातार काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप ऑफ मसल इनएक्टिव बैठा है। हमको केवल आधे घंटे में और 1 घंटे में केवल 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए इसको रिवर्स करना है। जो एक्टिव था उसको हमको 10 सेकंड के लिए इनएक्टिव कर देना है और जो इनएक्टिव था उसको हमने थोड़ा सा जगा देना है कि भाई उठ जाओ, तुम भी इसी शरीर का हिस्सा हो, थोड़ा सा उठो। इतना करने से एक रिपीटेटिव स्ट्रेस जो हमारे साथ चलता है, कंटिन्यूस जो स्प्रेन है वो टूट जाता है, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है और वो ब्रेक होती रहती है हर 1 घंटे में 10-10 सेकंड के लिए। तो जब हम शाम को घर आते हैं और जो हमको कंप्यूटर पे काम करने के बाद एक फ्रंटल हेडेक दोनों साइड पे रहता है, वो इसलिए रहता है कि मेरी आंखें लगातार उस स्क्रीन पर थी। वो मेरे को अगर 10 सेकंड का ब्रेक भी हर घंटे में मिलता रहा और मैं सामने देखता रहा तो एक तो मेरे को ये हेडेक नहीं होगा। दूसरा, घर पे आने के बाद मेरी कमर में जो अकड़ाहट है और जो मेरी स्पाइन में, जो सर्वाइकल स्पाइन में जो अकड़ाहट है वो नहीं होगी। ये आप वर्क रिलेटेड अपने बैक प्रॉब्लम्स को 80 से 90% तक टाल सकते हैं हमारे नौजवान, अगर वो इतनी सी बात कर लें कि अपने ही कुर्सी पे 10 सेकंड का ब्रेक हर घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे में दे दें। जब हम सुबह सो कर के उठते हैं, यही रीजन तब भी होता है कि हमारे लेटे रहने के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत से मसल्स हैं जो 8 घंटे से काम कर रहे थे और बहुत से मसल हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव थे, काम नहीं कर रहे थे। तो उठते ही अपने 60 किलो के और 80 किलो के वजन को सीधे अपने पैरों पर डाल देने से पहले अगर हम सिर्फ 5 मिनट बिस्तर पर ही अपने शरीर के कुछ मसल्स को जगा दें और दूसरों को थोड़ा सा सुला दें, चाहे आप उसको बोल लीजिए कि लेट करके आपने पैर से साइकिलिंग कर ली, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिया, थोड़ा अंगड़ाई ले ली, अंगड़ाई लेने में बहुत सारे मसल यूज होते हैं, थोड़ा गर्दन हिला ली, जस्ट टेक 2 मिनट्स बिफोर गेटिंग ऑफ द बेड, 2 मिनट्स और 3 मिनट्स टू, वो कहते हैं ना, अपने शरीर को चला दो एक बारी उठने से पहले, उस पे वजन डालने से पहले। तो बहुत सी जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है उठते ही, कितने लोग कहते हैं जो उठते हैं तो बिल्कुल कमर एकदम टाइट होती है, जैसे